इकॉनमी पे भी नज़र डालते हैं। इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और अब क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाना है, वैसे अभी तक वो वाला माहौल बन नहीं रहा कि जैसे जनवरी के आखिर में इलेक्शंस हैं, लेकिन इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। ये बेहतरी वाकई है या हमें आदत पड़ती जा रही है, ये ज़रा हम एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकॉनमिस्ट हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब, पहले ये बताइए, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये शायर का कहना था। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस है, हमें आदत हो गई है या वाकई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? जी सिद्रा, जब आपकी जो एक बेसलाइन इतनी नीचे चली जाती है तो कुछ भी चीजें जो बेहतर होती हैं वो बड़ा पॉजिटिव एक आपको दिखाई देती हैं। जी। जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ एरियाज में, फार्मास्यूटिकल में और अपैरल के अंदर बड़ी एक विजिबल पॉजिटिव तब्दीली दिखाई दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, उसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो मिक्स सिग्नल्स हैं, कुछ बेहतरी की जानिब है। जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7 अरब से इस वक्त ज्यादा के शो हो रहे हैं। इसी तरह हमारी थोड़ी सी मामूली सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेहतरी है। तो जहां पर बहुत ज्यादा मायूसी हो तो फिर यहाँ वहां पर ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जी हारून साहब, दो चीज़ों के ऊपर बिलखुसूस, क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, फूड इन्फ्लेशन और फूड सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले सालों में, आने वाले महीनों और चंद हफ्तों में हमें नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो हो सकता है उसमें डी एस्केलेशन होने के बजाय ये ख़ित्ते में चीज़ें फैल जाएं। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, हर चीज़ इससे इम्पैक्ट होती है। आप क्या समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर इन पाकिस्तान, हाउ विल वी बी इम्पैक्टेड? जी बिल्कुल, देखिए ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स की डायमेंशंस बदल सकती हैं। लोग अपने डिसीजंस होल्ड कर लेंगे। ऑयल की सप्लाई की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। इस वक्त इसमें सिर्फ जो बेनिफिट कर रहे हैं ममालिक वो हैं जो आर्म सप्लायर हैं। जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो बूम करती है लड़ाई के अंदर। अब पाकिस्तान के लिए 3-4 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और ये सिद्रा बड़ा क्लियरली हमें समझना पड़ेगा कि हम मईशत को जब चैलेंजेस को डील करते हैं, एक अप्रोच होती है ट्रांजैक्शनल अप्रोच, कि हम कहते हैं हम कुछ ट्रांजैक्शंस कर लें, उससे मईशत संभल जाएगी। उससे ये होता है कि हमें थोड़ा सा गैप मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करता। एक है पब्लिक पॉलिसी की शिफ्ट। 3 चीजों के मुतल्लिक पब्लिक पॉलिसी की शिफ्ट बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो हमारा क्लाइमेट एडेप्टेशन है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ी है और हमें टॉप शॉप से पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं। मसलन पॉलिसी डिसीजन ये है कि हम जो है कार पूलिंग शुरू करवा दें। हम जो है इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, व्हीकल्स की तरफ एक मैसिव इंसेंटिव दें। जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उसके मैसिव इंसेंटिव्स दें और मार्केट्स की टाइमिंग को चेंज कर दें। अब लोग आप पे बिलीव नहीं करते क्योंकि हम कहते रहते हैं और उसका इतलाक हम नहीं करा पाते। बिल्कुल जी। दूसरे, और ये इतलाक लोगों को खुद करना है। देखिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड खराब हो रही है तो उनको उसकी तरफ खुद खड़े होना है। सही ना, हुकूमत पे प्रेशर पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, आपने बड़ी अहम जो फूड सिक्योरिटी की बात की है, ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स पाकिस्तान बहुत से एसेंशियल फूड आइटम्स का नेट इंपोर्टर बन चुका है। सही। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो लोग अपने चीजें स्टोर करना चाहते हैं। सप्लाई लाइंस जो हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। हमें इसके ऊपर बड़ा एक कॉम्पिटेंट लोगों को बिठा के अपनी फूड सिक्योरिटी की असेसमेंट करके कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हमने अपनी, हो सकता है हमें कुछ अपनी फूड की, जैसे हम एक्सपोर्ट को रोकना पड़े, हमें कुछ बाहर से जो चीजें आती हैं उसकी मल्टीपल मंडियां ढूंढनी पड़े, हमें जो उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की, उसके अरेंजमेंट करने पड़े। तो ये एक बहुत, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले मुल्क के लिए ये एक बहुत ही अहम फैसले करने की इस वक्त। हारून साहब, इसके अलावा आखिरी चीज मैं एक आपको बताता चलूं, जो चीज आपने जिक्र किया कि इलेक्शन की तारीख अभी तक नहीं आ रही है,
उसकी वजह से भी बिजनेसमैन अपने डिसीजंस रोक के बैठा हुआ है। हमें सर्टेनिटी की तरफ जाना है। ये 3 बड़े फंडामेंटल हमें सिग्नल्स देने हैं कि हम एक संजीदगी से इसको ले रहे हैं। पॉइंट वेल टेकन। हारून साहब, मुझे ये बताइएगा, 2 अहम इश्यूज हैं एंड क्विकली आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन बोथ ऑफ देम बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट। मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में ब्रेंट ऑयल प्राइसेस तो नीचे जा रही हैं, लेकिन गैस टैरिफ्स सुनने में आया है कि उसमें कुछ लोगों के मुताबिक 200%, कुछ कह रहे हैं 400%, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या इंडस्ट्री हो, प्राइस हाइक होगा। मैं मुतादिद इस तरह की खबरें अखबारात में देख रही हूँ जिसमें इंडस्ट्री इस हाइक को रिजेक्ट कर रही है। तो नंबर 1, यानी प्रोडक्शन हमारे यहाँ नरम गरम रहने का अभी तो ऐसा ही सिलसिला लग रहा है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ हम एक्सपोर्ट्स में नहीं ला पाएंगे। एनर्जी मिक्स पाकिस्तान का इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ तो वाहिद एक सेक्टर ऐसा है जिसमें अभी भी बूम नज़र आ रहा है, एटलीस्ट उनकी एडवर्टाइजिंग, उनकी मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से तो नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। तो इन दोनों पे मैं चाहूँगी कि प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रियल एस्टेट, इस पे अगर आप कमेंट करें। जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पहले तो आते हैं एनर्जी सप्लाई के ऊपर। जी देखिए, एनर्जी सप्लाई के अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं इस सर्दियों में, उनको ना सिर्फ गैस की लोड शेडिंग का सामना है, बल्कि कोई 2 से 300%, 3 गुना जो इंक्रीज है डोमेस्टिक टैरिफ के अंदर एक्सपेक्टेड है। समरी गई हुई है, देखें उस पर फैसला ईसीसी का क्या आता है। सही। दूसरी चीज ये है कि जहां तक तो देखें, अगर आपके पास गैस की सप्लाई नहीं है और आपने पॉलिटिकल बुनियादों पे कनेक्शंस दिए हुए हैं तो आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन जो सब्सिडी गैस की दी जा रही है खासतौर पे इंडस्ट्री को, उनकी जहां तक तो हम इंटरनेशनल या अपने कंपेटिटर्स के टैरिफ को बराबर करने की दे रहे हैं, वो जायज है। लेकिन अगर वो सब्सिडी जा रही है कि इंडस्ट्री अपनी इनएफिशिएंसीज का पैसा भी आपसे ले रही है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री लेती है कि आपकी चीनी महंगी बनती है, आप सब्सिडी लेके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब वो जायज नहीं रही है। हारून साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन उससे भी बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत सारी प्रोडक्शन और बड़े सरमायाकार, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब्सिडी लेते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान रियासत पॉलिसी में ये सब्सिडी देती भी इसलिए है ताकि ज़र मुबादला कमाया जा सके। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सियासी अनसर्टनटी इस वक्त पाकिस्तान में है, ये डॉलर्स, ये ज़र मुबादला पाकिस्तान में नहीं आता, ये पाकिस्तान के बाहर ही पार्क हो जाता है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि सब्सिडी लेके आप प्रोडक्शन करें, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, लेकिन उस पैसे को दुबई या किसी और मुल्क में पार्क कर दें। इस पर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर करें। एक्चुअली मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, जो सब्सिडी है, जो आप और मैं अपनी हार्ड अर्न इनकम जो टैक्स है उससे एक सेगमेंट को ट्रांसफर हो रही है, हमें बड़े क्लियरली उस सब्सिडी पे टारगेट्स रखने हैं कि इतना पैसा आपको दिया जा रहा है, आपने ज़र मुबादला में हमें ये रिटर्न देना है, टैक्सेशन में हमें ये रिटर्न देना है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपने ये रिटर्न देना है। ये जो आंखें बंद करके सिर्फ सब्सिडी पास ऑन कर देना है, ये अवाम के साथ ज्यादती है, क्योंकि लोग उसका डिसएडवांटेज हमें आता है और लोग अपने पैसे बाहर पार्क करते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, ना एडिक्वेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी आ पा रहा है जिस चीज के लिए सब्सिडी दी जा रही। सो इट हैज टू बी ए टारगेटेड, वेल मॉनिटर्ड सब्सिडी, अदरवाइज ये लोगों के साथ बहुत ज्यादती है। बिल्कुल सही, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जी, मैं यही कह रहा हूं, वेल मॉनिटर्ड का मतलब यही है कि रेगुलेटर इसकी अकाउंटेबिलिटी करे, अगर कोई ये रिटर्न नहीं दे रहा तो उसकी सब्सिडी बंद कर दी जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि आप बिला वजह एक टैक्स पेयर का पैसा जो कि इतना स्केर्स है और उनकी यूटिलिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, आप एक सेगमेंट को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सेगमेंट को रिटर्न देना चाहिए और विजिबली देना चाहिए। अदरवाइज ये बात जो है ममालिक के अंदर। बिल्कुल। लास्ट 1 मिनट ऑफ द शो सर, वेरी क्विक कमेंट ऑन द रियल एस्टेट। जी देखिए, रियल एस्टेट अनफॉर्चुनेटली इंसेंटिव्स हमारे रियल एस्टेट की तरफ चले गए हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो जॉब क्रिएट होता है, ना उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है, ना उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, सिर्फ ब्रोकर पैसे कमाता है। अब ये इंसेंटिव्स हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातों के ऊपर रियल एस्टेट के कारोबार करने वालों का इन्फ्लुएंस ओवर द पास्ट 10 years बहुत बढ़ गया है।
इसलिए ये जो सेक्टर है इसकी रेगुलेशन कमजोर है और हमें इस सेक्टर को ना सिर्फ रेगुलेट करना चाहिए बल्कि जो इसके अनड्यू इंसेंटिव्स हैं टैक्सेशन के, कैपिटल गेन टैक्स के या कोई, उनको एट पार लाना चाहिए क्योंकि ये सेक्टर एक प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है। हमें लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब मौजूद होने के लिए एंड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट ऑन द रियल एस्टेट मार्केट। कई दफ़ा आपको ये तासुर दिया जाता है कि देखिए जी अगर एक हाउसिंग स्कीम चलेगी तो वहाँ पे घर भी बनेंगे, आम आदमी को, ब्लू कॉलर जो हमारा स्किल्ड तबका है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन दैट इज़ एन ओवर सिंप्लीफाइड थिंग। एक दफ़ा हाउसिंग ये कॉन्क्रीट जंगल बन गया उसके बाद आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें से ब्रोकर कमा रहा होता है, कैपिटल गेन टैक्सेस एक्सेट्रा हैव प्रूव्ड टू बी नॉट दैट इफेक्टिव अ मैकेनिज्म टू curtail this।